अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कंटिन्यू करते हैं ED 105 BS एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स और इसके अलावा BA इंग्लिश के कोर्स में जो नावल है द ओल्ड मैन इन द सी, उसको आगे पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जहाँ तक कि जब बूढ़ा आदमी छोटे बच्चे को जगाने गया था और दोनों वापस वॉक करते हुए आ रहे थे, तो उस दौरान बच्चा उससे पूछता है कि डिड यू स्लीप वेल ओल्ड मैन। तो उसके बाद बूढ़े आदमी ने उसको क्या जवाब दिया, वहाँ से पढ़ते हैं। वेरी वेल मैनुलिन, द ओल्ड मैन सेड, आई फील कॉन्फिडेंट टुडे। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहुत ठीक हूँ मैनुलिन, मुझे आज अपने आप पे बहुत एतमाद है। इससे हमें पता चला है कि बच्चे का नाम मैनुलिन है। बूढ़े आदमी का नाम तो हमें पता चल गया था पहले, सांतियागो। तो हमें दो करेक्टर्स जो मेन करेक्टर्स हैं उन दोनों का नाम पता चल गया है। सो डू आई, द बॉय साइड, नाउ आई मस्ट गेट योर सार्डीन्स एंड माइन एंड योर फ्रेश बेट्स। कहता मैं भी अच्छा सोया हूँ, लेकिन अब मैं चलता हूँ तुम्हारी सार्डीन मछली लेने के लिए और जो फ्रेश बेट्स हैं मेरे और तुम्हारे लिए, जो चारे की मछलियाँ वो लेके आता हूँ। ही ब्रिंग्स आवर गियर हिमसेल्फ, ही नेवर वॉन्ट्स एनीवन टू कैरी एनीथिंग। अब ये जिक्र कर रहा है अपने करंट मालिक का। कहता है जो मेरा करंट मालिक है, जो मेरा करंट बॉस है, जिस शिप पे मैं, जिस कश्ती में काम करता हूँ, वो जो है ना अपना सामान, साजो सामान खुद लेके आता है। उसको नहीं पसंद कि कोई और उसका साजो सामान लेके आए। ठीक है। तो कहता है कि मैं उसका, वो अपना सामान खुद लेके आता है, वो कभी मुझे जो है सामान ले जाने नहीं देता। वी आर डिफरेंट, द ओल्ड मैन सेड, आई लेट यू कैरी थिंग्स व्हेन यू वर 5 years old। कहता है लेकिन हम दोनों मुख्तलिफ हैं, मैं तुम्हें वो चीज़ें उठाने देता हूँ जबकि तुम 5 साल की उम्र से तुम्हें वो चीज़ें उठाने देता हूँ। यानी कि मैं तुम्हें गेयर उठाने में कभी कोई मना नहीं किया। एक तरह से बेसिकली वो शो कर रहा है कि भाई आई बिलीव इन यू, यू आर अ ग्रोन ओल्ड मैन, यू आर ग्रोन मैन। ठीक है। उसको दिखा रहा है कि मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ और तुम पे बिलीव करता हूँ कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो। आई नो इट, द बॉय सेड, आई विल बी राइट बैक, हैव अनदर कॉफ़ी। कहता मुझे मालूम है, बच्चे ने कहा, और मैं भी वापस आता हूँ, तुम एक और कॉफ़ी पियो। वी हैव क्रेडिट है, हमारा यहाँ पे उधार चलता है। He walked off barefooted on the coral rocks to the ice house where the baits were stored। वो नंगे पैर उस कोरल रॉक्स कहते हैं, कोरल बेसिकली एक तरह से जब हल्का हल्का जो है कार्बोनेटेड सा जमा हो जाता है। ठीक है। कार्बोनेटेड सी सतह जो है वो जमा हो जाती है, तो उसके ऊपर वो नंगे पैर चलता हुआ गया। ठीक है। और उस आइस हाउस, उस बर्फ़ खाने में जहाँ पे तमाम चारे वाली मछलियाँ मौजूद होती हैं। द ओल्ड मैन ड्रैंक हिज कॉफ़ी स्लोली। बूढ़े आदमी ने अपनी कॉफ़ी को आहिस्ता आहिस्ता पिया। इट वॉज ऑल ही वुड हैव ऑल डे एंड ही न्यू दैट ही शुड टेक इट। ये वो वाहिद चीज़ है जो सारा दिन वो खाए पिएगा, यानी कॉफ़ी, और उसको मालूम था कि उसको पी लेना चाहिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ ईटिंग हैड बोर्ड हिम एंड ही नेवर कैरिड अ लंच। अब काफ़ी अर्से से खाना जो है उसको बेजार करता था, यानी खाना खाते उसको मज़ा नहीं आता, वो मजबूरी में खाना खा रहा था, इसलिए अब उसने जो है दोपहर में खाना भी रखना छोड़ दिया था। He had a bottle of water in the bow of the skiff and that was all he needed for the day। एक पानी की बोतल उसने कश्ती के अगले हिस्से में रखी हुई थी, उसको मालूम था पूरे दिन के लिए ये काफ़ी है। The boy was back now with the sardines and the two baits wrapped in a newspaper, and they went down the trail to the skiff, feeling the pebbled sand under their feet, and lifted the skiff and slid it into the water। लड़का जो है वो वापस आया, उसके हाथ में सार्डीन्स थी। ठीक है। वो जो मछलियाँ थी, और दो बेट्स, जो दो उसने चारे की मछलियाँ ली थी, एक अखबार में लिपटी हुई थी। ठीक है। और दोबारा रास्ते में चलना शुरू हो गया स्किफ तक, जहाँ पे कश्ती मौजूद थी। द पेबल्ड सैंड अंडर द फीट, और जो कंकर, पेबल कहते हैं कंकरी को, तो जो कंकर वाली ज़मीन थी उनको अपने नंगे पैरों के नीचे महसूस हो रही थी। उन्होंने कश्ती को उन कंकर वाली साहिल से उठा के, यानी घसीट के बाहर पानी तक ले आए। ये इसलिए नॉर्मली किया जाता है कि जब कश्ती वगैरह को पार किया जाए समुद्र किनारे, तो उसको थोड़ा सा पेबल लैंड पर ले आए जाते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर ले आते हैं, ताकि वो पानी के साथ बह ना जाए। गुड लक ओल्ड मैन, ये बच्चे ने उसको कहा। गुड लक द ओल्ड मैन सेड, और बाकी जवाब में बूढ़े आदमी ने उसको गुड लक कहा। दोनों एक दूसरे को जो है दुआ दे रहे हैं। ही फिटेड द रोप लैशिंग्स ऑफ द ओर्स ऑन टू द थोल पिन्स एंड लीनिंग फॉरवर्ड अगेंस्ट द थ्रस्ट ऑफ द ब्लेड्स इन द वाटर ही बिगैन टू रो आउट ऑफ द हार्बर इन द डार्क। उसने जो रस्सी के तस्मे थे, जो कि लैशिंग कहते हैं तस्मों को, और ओर्स कहते हैं चप्पू, चप्पू की जो साथ उसने रस्सी बांधी थी, वो तस्मे जो हैं उसने किसके साथ बंधा, कश्ती के साथ जो है थोल पिन्स लगी हुई थी, बेसिकली खूंटियाँ लगी हुई थी, हुक्स लगे हुए थे, जिनके साथ उसने वो चप्पू की रस्सियाँ बांध दी, ताकि अगर वो दरिया पे चप्पू मार रहा है और इन केस में छोड़ भी देता तो चप्पू नीचे, सॉरी दरिया नहीं, समुद्र के अंदर गिरे ना। और उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हुए, लीनिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, थ्रस्ट ऑफ द ब्लेड्स इन द वाटर, वो पानी
कि क्योंकि पानी सामने से आ रहा है, पीछे की तरफ जा रहा था, उसके अगेंस्ट जो है वो चप्पू चलाना शुरू हो गया, ठीक है। और बंदरगाह से, हार्बर बंदरगाह से बाहर आ गया अंधेरे में। अभी जो है दिन पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ रात ही है। There were other boats from the other beaches going out to the sea, and the old man heard the dip and push of their oars, even though he could not see them now the moon was below the hills. अब क्या था कि वहाँ पे और भी कश्तियाँ थी जो दूसरे साहिलों से आ रही थी, और बूढ़े आदमी को उनकी टिप एंड पुश यानी और जो उनके चप्पू में पानी में डिप हो रहे हैं और उनका जो चप्पू चलाना उसकी आवाज़ें आ रही थी, उन उसको उन वो यानी बकाया कश्तियाँ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। हालांकि क्योंकि अब जो है ना चांद जो है वो पहाड़ियों से नीचे डूब चुका था, अब दिन के आसार आना शुरू हो गए थे। Sometimes someone would speak in a boat, but most of the boats were silent except for the dip of the oars. कभी कभी किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे कश्तियाँ थी खामोश थी और सिर्फ चप्पू चलाने की आवाज़ें आ रही थी। They spread apart after they were out of the mouth of the harbour, and each one headed for the part of the ocean where he hoped to find fish. वो सब बिखर गए, फैल गए, ठीक है, बंदरगाह के मुंह से बाहर निकल गए, और हर कोई उस समुंदर के हिस्से में जा रहा जो उसके ख्याल में जहाँ ज़्यादा मछली मिल सकती है। The old man knew he was going far out, and he left the smell of the land behind and rode out into the clean early morning smell of the ocean. बूढ़े आदमी को पता था कि वो पीछे बहुत दूर निकल आया है, और उसने ज़मीन की जो खुशबू थी अब उसको आना बंद हो गई थी, और अब सुबह सुबह की जो साफ़ समुंदर की स्मेल है, खुशबू है, अब वो उसको आना शुरू हो गई थी। He saw the phosphorescence of the Gulf weed in the water. उसको समुद्र गल्फ फील्ड समुद्री घास और फॉस्फोरस कहते हैं, वो जो येलोइश ग्रीन चमक होती है, ठीक है, जिसमें आपने अक्सर वो येलोइश ग्रीनिश हाइलाइटर्स देखे होंगे, उनकी जो चमक होती है उसको फॉस्फोरेंस कहते हैं। फॉस्फोरेंस वैसे एक और वर्ड जो है इसका मतलब एक और वो है कि जब आप सर्टन थिंग्स दे ग्लो इन द डार्क, वो जो ग्लोइंग है, जैसे आपकी घड़ी के ऊपर नॉब्स लगे होते हैं कुछ जिनमें रेडियम वगैरह होता है, तो उसकी चमक भी ग्रीनिश सी होती है जो अंधेरे में चमकती है, उसे फॉस्फोरेंस कहते हैं। तो जो गल्फ फील्ड थी ना उसकी भी चमक इस तरह की कुछ थी, हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, तो येलोइश ग्रीन चमक जो है उसको पानी के अंदर नजर आ रही थी। एज ही रोड ओवर द पार्ट ऑफ द ओशन दैट द फिशरमैन कॉल्ड द ग्रेट वेल, जब वो उस इलाके में कश्ती अपनी ले गए जिसको मछेरे कहते थे ग्रेट वेल, अजीम कुआं, बिकॉज देयर वाज अ सडन डीप ऑफ 700 फैदम्स, क्योंकि वहाँ पे अचानक 700 फैदम की गहराई शुरू हुई थी, यानी समुंदर की अंदर ज़मीन जो नीचे ज़ेर समुंदर के अंडर, वो जो जिसे हम सी बेड कहते हैं, जो सी बेड यूँ जाते जाते एकदम से यूँ नीचे की तरफ खाई बनती थी जो 700 फैदम्स की है। 700 फैदम बेसिकली एक इकाई है, एक मेजरिंग यूनिट है डेप्थ को मेजर करने के लिए। ये ऐसा यूनिट्स नहीं आता, वरना नॉर्मली जो मीटर्स वगैरह हैं, सेंटीमीटर्स हैं और किलोमीटर्स हैं, ये ऐसा यूनिट्स में आते हैं। लेकिन ये जो फैदम्स हैं ये इंग्लिश यूनिट है, जिसमें जो कि अब नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। सिर्फ 3 मुल्क हैं जहाँ पे ये यूज़ होता है, क्यूबा में, अब यूएस में, एंड मे बी शायद वियतनाम में। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द थर्ड कंट्री, लेकिन ये सिस्टम जो है ना बहुत कम 3 मुल्कों में सब यूज़ होता है। और इसमें क्या है, इंचज़ हैं, इंचज़ से फीट बनते हैं, जिन्हें हम फुट कहते हैं सिंगल हो, फीट से यार्ड्स बनते हैं जिसको हम गज़ कहते हैं, और यार्ड से फैदम बनते हैं, ठीक है। तो एक फैदम राउंड अबाउट 6 फुट का होता है, ठीक है। देखो 12 इंचज़ हो तो 1 फुट बनता है, और 3 फुट हो तो एक यार्ड बनता है यानी एक गज़ बनता है, और 2 यार्ड्स हो तो एक फैदम बनता है, ठीक है। तो 700 फैदम डीप जो था वो खाई देखा था उस जगह को जिसको कहा जाता है ग्रेट वेल, वहाँ पे जो है वो पहुँच चुका था। वेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिश कॉन्ग्रीगेटेड, कॉन्ग्रीगेट कहते हैं इकट्ठा होना, जमगट्ठा लगाते रहो। तो कहते हैं ये वो जगह थी जहाँ पे हर तरह की मछलियाँ जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ द स्वर्ड द करंट मेड अगेंस्ट द स्टीप वॉल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओशन, क्योंकि वहाँ पे एक भंवर, एक करंट बनता है, क्योंकि जब इस तरह पानी ज़ेर ज़मीन वो ज़ेर समुद्र से सी बेटे पानी जा रहा है, एकदम से जब वो नीचे जाता है तो इस एरिया में जो गिरने का पानी का एरिया है वहाँ पे एकदम से भंवर बनता है, स्वर्ड बनता है, और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये वो इलाका था। हेयर देयर वर कंसनट्रेशन ऑफ श्रिम्प एंड बेट फिश एंड समटाइम्स स्कूल ऑफ स्क्विड इन द डीपेस्ट होल्स। यहाँ पे क्या था, कंसनट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा घेराव था, और श्रिम्प जो होता है जैसे झींगा मछली हम कहते हैं, एंड बेट फिश, और वो जो छोटी छोटी मछलियाँ जिसको हम बेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एंड समटाइम्स स्कूल्स ऑफ स्क्विड, और स्क्विड भी बेसिकली जहाँ ऑक्टोपस होता है ना 8 टांगों वाला, ऐसा स्क्विड होता है उसकी 10 टांगें होती हैं। तो उस तरह की जो है स्कूल्स, आपको शायद पता होगा कि स्कूल वैसे तो हम कहते हैं जो स्कूल जहाँ पे एजुकेशन हासिल की जाती है, लेकिन ये कलेक्टिव नाम के तौर पर यूज़ होता है जब हम फ़िश की बात कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस, जब प्राइड लायंस इकट्ठे होते हैं तो उनको हम प्राइड कहते हैं।
जब वुल्व्स इकट्ठे हों तो उसको हम पैक कहते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स या पैक ऑफ डॉग्स। इन द सेम मैनर जब फ़िश की बात हो रही है तो उसको हम स्कूल कहते हैं, अ स्कूल ऑफ फ़िश। और फ़िश हमेशा सिंगुलर हो, जब प्लूरल हो फिश ही रहता, फिशेज़ नहीं यूज़ होता। इवन दो कि मॉडर्न अमेरिकन जो इंग्लिश है, जो यूएस इंग्लिश है, उसमें अब फिशेस का वर्ड यूज़ होना शुरू हो गया। लेकिन हमारा सिस्टम क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन बेस करता है आपका सारा शुरू से, इवन दो कि बीएस सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है, सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन आवर एजुकेशन सिस्टम, बट दैट इज़ अनदर थिंग, उस पर हम नहीं पढ़ते। तो वैसे जो बेसिक रूल है उसके मुताबिक फ़िश जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनको फ़िश ही बोलते हैं। तो उसके स्कूल्स होते हैं जब उनका जमघट्टा हो, इकट्ठे हों। तो कहता है वहाँ पे स्क्विड्स का भी जो है ना स्कूल था इन द डीपेस्ट होल्स, वहाँ पे जो होल्स है ना उस खाई के बाद, जो समुद्र के अंदर खाई है, उधर मुख्तलिफ छोटे छोटे गार बने हुए हैं, वहाँ पे कई कई स्क्विड्स जो है वो रहते हैं। एंड दीज रोज क्लोज टू द सर्फेस एट नाइट वेयर ऑल द वॉन्डरिंग फिश फेड ऑन देम। अब जब रात का होता तो ये स्क्विड्स जो है ना वहाँ से निकल के समुद्र की सतह के करीब आए थे, जहाँ पे दूसरी फिर मछलियाँ जो है उनको खाती हैं। In the dark, the old man could feel the morning coming, and as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water. रात के अंधेरे में बूढ़े आदमी को सुबह की आने का अंदेशा हो रहा था, और जब वो कश्ती चला रहा था उसको कामती आवाज़ आ रही थी फ्लाइंग फ़िश की। फ्लाइंग फ़िश आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, कोई फ़िश जिसकी जो फिन्स हैं वो पर की तरह निकले हुए और सतह समुद्र से यूँ बाहर निकलती है और यूँ जंप करती है, इसे फ्लाइंग फ़िश कहते हैं। कहता उनका बाहर निकलना और अंदर जाना, उसकी आवाज़ उसको आ रही थी। ठीक है। एंड द हिसिंग दैट द स्टिफ सेट विंग्स मेड एज ए सोड अवे इन द डार्कनेस। और जब वो हवा में आती थी समुद्र से बाहर, तो जो उनके सिर्फ स्टिफ अकड़े हुए जो पर होते थे, जो उनकी फिन्स हैं, जब उनसे हवा टकराई थी उसकी आवाज़ थी फड़फड़ाने की। कहता वो भी उसको आवाज़ आ रही थी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग फिश एज दे वर हिज प्रिंसिपल फ्रेंड्स ऑन द ओशन। उसको फ्लाइंग फिश बड़ी पसंद थी क्योंकि वो उनको अपना दोस्त मानता था समुद्र की तन्हाई के अंदर। He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns that were always flying and looking and almost never finding. उसको जो है ना बड़ा अफसोस होता था, किसके लिए? परिंदों के लिए, ख़ास तौर पे स्मॉल डेलिकेट, डेलिकेट कहते हैं नफीस को, डार्क गहरे रंग की टर्न्स, टर्न्स एक तरह की परिंदा है, छोटे साइज़ का होता है। कहता है कि उसको मेरे ख्याल से उर्दू में कहते हैं ममूला, लेकिन आप टर्न सर्च करें आपको नजर आ जाएगा, ये सी बर्ड है, समुद्र के आसपास ही रहता है। कहता है कि वो जो है किस तरह निकलती हैं और हर वक्त उड़ती रहती हैं, वो जो ये जो बर्ड्स हैं, और वो हमेशा मछली की तलाश में होती हैं लेकिन उनको कभी मछली मिलती नहीं है। एंड ही थॉट द बर्ड्स हैव अ हार्डर लाइफ देन वी डू एक्सेप्ट फॉर द रॉबर बर्ड्स एंड द हैवी स्ट्रॉन्ग वंस। वो उसने महसूस किया कि जो परिंदे हैं इनकी ज़िंदगी तो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल है, सिवाय उन परिंदों के ये तो, या तो जो रॉबर बर्ड्स हैं जो दूसरों के शिकार चोरी करते हैं, या फिर वो बर्ड्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े हैं, उनको मसला नहीं, वरना बकाया तमाम जितने बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, उनकी ज़िंदगी हम इंसानों से ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ मैं दो बातें करूँगा। एक तो जब बूढ़ा आदमी अकेला हुआ ना समुद्र में, यहाँ से आपका असल प्लॉट शुरू हुआ स्टोरी का। इससे पहले ये समझ लें कि एक तरह से पूरी कहानी में एक तमहीद बंदी जा रही थी इस कहानी के लिए, और अब असल कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। पहला हिस्सा था जिसमें बूढ़ा आदमी और छोटा लड़का जो है उनका दिखाया गया लाइफ, ठीक है। और उसके बाद अब ये जो हिस्सा है जिसमें जो है इस समुद्र में अकेला आ गया, दूसरा हिस्सा है। इसके बाद एक तीसरा हिस्सा आएगा, उसका मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताता, वरना आपकी सारी क्यूरियोसिटी है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू गेट इंटरेस्टिंग फ्रॉम हेयर ऑन नाउ। एक चीज़ ये होगी, और दूसरी बात ये है कि आप गौर करें कि बूढ़ा आदमी यहाँ पे भी उन परिंदों के बारे में सोच रहा है। बेसिकली हेमिंगवे ने ये जो करेक्टर बनाया है ओल्ड मैन का, उन्होंने जानबूझ के ये हिस्सा इसलिए दिखाया है, दिखाना चाह रहा है कि बूढ़ा आदमी इवन दो ही इज़ वेरी पुअर हिमसेल्फ एंड ही हैज़ नॉट fished, he has not been successful in finding any fish for the last 84 days. He's still thinking about other living creatures made by God. वो अभी भी दूसरे जानदारों के बारे में सोच रहा है कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ये उस असूल को फॉलो कर रहा है कि भाई अपने से ऊपर ना देखो, अपने से नीचे देखो, और ये उसकी काइंडनेस को शो किया जा रहा है। उसके कैरेक्टर की डेवलपमेंट में ये बात पता चल रही है कि ओल्ड मैन वॉज अ वेरी काइंड मैन, ही थॉट अबाउट अदर क्रीचर्स, और वो अपनी इतनी फिक्र नहीं करता जितनी दूसरों की फिक्र करता। खैर आगे बढ़ते हैं। Why did they make birds so delicate and fine as those sea swallows when the ocean can be so cruel? अब उन्होंने सोचा कि ये बनाने वाले ने परिंदों को इतना नाजुक क्यों बनाया है, जैसे कि सी स्वैलोज हैं, ये भी परिंदी किस्म है, स्वैलो कहते हैं चिड़िया को। सी स्वैलो जो होती है वो चिड़िया की किस्म होती है, समुद्र के पास होती है। कहते हैं साहब वो चिड़िया है समुद्र वाली, जबकि ये समुंदर जो है बड़ा जालिम है, क्रूअल है।
शी इज़ काइंड एंड वेरी ब्यूटीफुल। फिर उसने कहा कि नहीं, समुंदर तो बड़ी रहम दिल और बड़ी खूबसूरत है। उसको एज अ फीमेल वो एड्रेस कर रहा है समुंदर को। शी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करेगा, प्रोनाउन इस्तेमाल करेगा। ये बेसिकली यहाँ पे समुंदर को पर्सोनिफाई कर रहा है, उसकी पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन क्या, मैंने पहले ही बताया था कि जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स दे देते हो तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे भी वो पर्सोनिफाई कर रहा है समुंदर को एज आ वुमन। ठीक है, कहता वो नहीं, बड़ी रहम दिल है और बड़ी खूबसूरत है। बट शी कैन बी सो क्रूअल, लेकिन जब उसका दिल चाहे तो ये बड़ी जालिम भी हो सकती है। And it comes so suddenly, and such birds that fly dipping and hunting with their small sad voices are made to delicately for the sea.